जुड़ा है वो मंगला, थोड़ा वेट कर लेते बेटा, ये बच्चियों का है ना। जी आपसे आवाज नहीं आ रही बेटा, जी मैम। आपसे आवाज नहीं आ रही है, हम कह रहे हैं इन बच्चों का थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। हाँ मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज क्लियर है बेटा? और स्क्रीन पर दिखाई तो दे रहा आपको? जी मैम। आपकी आवाज जो वहां से कुछ कम आ रही है, प्लीज कोई एक कहेगा कि एस या नो कुछ कंफर्मली। जो बोल रहे हैं उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज आपका वॉल्यूम बढ़ा कर दीजिएगा। हमारा वॉल्यूम बढ़ा है। इस क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके। देखिए पिछले दशकों में हमने आपको ध्वनि विज्ञान के बारे में ढेर सारे वीडियो दिए थे। अभी थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। उन वीडियो में से आपको सभी को क्लियर हो गया? जो चीजें हम आपको ध्वनि विज्ञान के संदर्भ में, उच्चारण प्रक्रिया के संदर्भ में बताना चाहते थे, वह हॉस्पिटलाइज होने के कारण हम आपको समझा नहीं पा रहे थे। सो पर हमने उसे यूट्यूब से उठाया और आपके गूगल क्लासरूम में डलवा दिया। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप उसे समझ गए हो? समझ जाना है इसे एक बार और लुक करना है, या नेक्स्ट इकाई पर चलना है? जैसे आप कहोगे।
देखिए, चुप्पी साध के काम नहीं चलेगा। आप में से किसी को तो प्रतिनिधित्व करना ही चाहिए। ऐसे सब लोग चुप्पी साध के बैठेंगे तो लेक्चर्स का मजा नहीं आएगा, न तो हमें मजा आएगा न तो आपको। बस केवल मजबूरी से लेक्चर्स को ज्वाइन करना है, ये मजबूरी यहाँ पर नहीं चलेगी। प्लीज डोंट माइंड फॉर यू, बट दिस इज रियलिटी। वास्तविकता के साथ जुड़िए आप। क्या आपको लगता है कि जो पिछले वीडियो आपको दिए, आर यू सेटिस्फाइड दिस वीडियो? यस या नो? नो मैम, रिपीट करना है। हाँ जी, रिपीट लेना है मैम वो लेक्चर। ओके, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड कविता, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। कम से कम आपसे एक से राय तो आई। आपकी आवाज बहुत कम आती है। आप बीमार तो नहीं हो? नहीं मैम। हाँ, तो आपका वैल्यू बढ़ा दो बेटा। एक तो बोलते नहीं हो, और जो बोलते हैं उनकी आवाज यदि कम आती है तो फिर सकपका जाता है माइंड की हम पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं आप तक। देखिए, ये पिछली तासिकाओं में हमने आपको ध्वनि विज्ञान की परिभाषा और भाषा ध्वनि की परिभाषा तक हम आए थे। अब की तासिका में हम ध्वनि यंत्र क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, मतलब हम जब मनुष्य की बात करते हैं खास तौर पर, तो मनुष्य बोलता किससे है ना? जैसे उस समय में भी हमने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा कि फोनेटिक्स होता है, जैसे फोनोलॉजी भी शब्द कहते हैं, फोन से बना है मतलब ध्वनि है ना? और ध्वनि और टिक्स का मतलब या लॉजिक का मतलब विज्ञान से या शास्त्र से होता है। आपको ये तक हमने आपको बताया था कि ध्वनि का मतलब ऐसा होता है कि जो ध्वनिया बाहर आती है या किसी बड़ा सा पत्थर उठाया, कांच पर डाल दिया, बड़ा सा पत्थर उठाया, पानी में डाल दिया, बड़ा सा फल पका हुआ जैसे नारियल पका हुआ है वो नीचे आ गया है, तो देखिए ये जो सिस्टम है, ये जो आवाज है ना, दो वस्तुओं के टकराव से निकलने वाले उत्पन्न होने वाली आवाज को अपन ध्वनि कहते हैं। ओके, अब देखिए, जब फिर ये ध्वनि सजीव के माध्यम से हो सकती है, फिर ये निर्जीव वस्तु के माध्यम से हो सकती है। या निर्जीव वस्तु के माध्यम से कैसे, जैसे हॉर्न बज रहा है, लेकिन हॉर्न के बजने से हम लोग जान जाते हैं ना, वो भी तो निर्जीव वस्तु है, पर संघर्ष हो रहा है, घर्षण हो रहा है दोनों में, तो हम समझ जाते हैं कि नहीं भाई पीछे कोई आया है तो हमें बाजू हटना चाहिए। दैट्स कॉल्ड निर्जीव वस्तु। और सजीव वस्तु माने मैंने आप लोगों को आवाज दी, जैसे उजाला है, कविता है, मंगला है, फिर विद्या है, और कौन जुड़ा है आप में से, सोनाली है। तो जब भी हम आप लोगों को आवाज देते हैं तो जैसे सभी को आवाज दी तो कोई नहीं, किसी ने भी बात नहीं की, लेकिन पर्टिकुलर यदि हम कहते हैं कि विद्या क्या आप हमें सुन रही हो, विद्या क्या आप हमें सुन रही हो? देखिए इस प्रकार यस का, मैम। यस मैम, देखिए ये आंसरिंग होता है कि जब पर्टिकुलर रूप से किसी एक वस्तु को, किसी एक सजीव को, किसी एक नाम को पुकारा जाता है, तो उस नाम को यह प्रतीत होता है कि नहीं, ये आवाज तो मुझे दी जा रही है, बाकी के सब लोगों को नहीं दी जा रही है, क्योंकि मेरा एक नाम है, मेरी एक विशेषता है। तो देखिएगा कि जब भी कोई ध्वनि इस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो फिर उत्पन्न होने वाली आवाज को हम ध्वनि के अंतर्गत लेते हैं। अब ये जो ध्वनि है, अब आप कहोगे कि क्या आवाज से ही ध्वनि का निर्माण हुआ या आवाज से ही भाषा की उत्पत्ति हुई? नहीं, इस प्रकार से हम आपको भाषा व्युत्पत्ति के सिद्धांतों को भी बताते थे कि श्रम परिहार सिद्धांत मात्र अनुमान लगाए उन लोगों ने आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि भाषा की उत्पत्ति इससे हुई होगी। ध्वनि वाले लोगों का कहना है कि बस किसी ने कुहू कुहू की आवाज को सुना, कुत्ते की भोंभों को सुना, और बस उनकी आवाज को उन्होंने क्या बना दिया, भाषा की उत्पत्ति मान लिया।
तो बस केवल ये आधार उनके पास न होने के नाते हम भी उस पर केवल विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। अब देखिएगा कि जब हम आवाज को ध्वनि कहते हैं या उस ध्वनि से निर्मित होने वाली या जो भाषा की मूलभूत इकाई है लघुतम इकाई के रूप में यदि अपन ध्वनि को लेते हैं, है ना, तो ध्वनि के रूप में हमने आपको एक शब्द बताया था, जैसे स, धन आ, धन ग, धन र बराबर तैयार होता है शब्द आपका सागर। आप देखिए सागर खाना खा रहा है, सागर सो रहा है, सागर आज महाविद्यालय नहीं जाएगा, सागर अत्यंत मनोरम है। जब भी हम इस प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं तो इन वाक्यों को जब खंडित करते हैं तो हमें शब्द मिलता है, शब्दों को खंडित करते हैं तो हमें ध्वनियां मिलती है। अब ये ध्वनियां जो मिलती है वो फिर से एक बार स, धन आ, धन ग, धन र, इस प्रकार से हमें ये ध्वनियां मिलेगी। अब देखिए ये तो ध्वनि विज्ञान की परिभाषा में हम लोग जान चुके हैं कि किस प्रकार से ध्वनियों का निर्माण किया जाता है। हाँ, और एक बात कि ये जो सार्थक ये जो ध्वनियां होती है ना, ये ध्वनियां सार्थक और निरर्थक दो प्रकार की हो सकती है। हमने आपको बताया था सागर इस शब्द को लेकर कि सागर से तात्पर्य रगसा से या गरसा से नहीं हो सकता, क्योंकि जिस अर्थ की प्रतीति हमें सागर यह सार्थक शब्द के माध्यम से होता है, यह निरर्थक शब्द के द्वारा हमें नहीं प्राप्त हो सकता। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? देखिए बोलते जाइएगा आप लोग, एक तो आवाज हमारी बहुत हाँ ऐसे बस यस या नो का आवाज आपसे आना चाहिए। अब चलते हैं ध्वनि विज्ञान की परिभाषा की ओर, जिसे हमने आपको बताया था कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा, सुमित चटर्जी कुमार ने क्या कहा, जॉर्ज सैमसन ने क्या कहा, ये हो चुकी है आपके, क्योंकि आपको ये हमने बताया था कि ध्वनि विज्ञान से अनभिज्ञ भाषा शिक्षक वैसे निरर्थक है जैसे शरीर रचना शास्त्र से अनभिज्ञ कोई चिकित्सक। मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। जो भाषा विज्ञान का वेत्ता है, जो भी कोई व्यक्ति है जो आपको भाषा विज्ञान पढ़ाता है, पढ़ाना चाहता है, उस व्यक्ति को ध्वनि विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी होना नितांत आवश्यक हो जाता है। अब चलते हैं, ये अत्यंत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि इसी पर ज्यादा से ज्यादा सवालों की पूछ होगी। मतलब पहला जो टॉपिक है भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान का स्वरूप, भाषा विज्ञान का महत्व, तो उस पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपका माइनरी लेवल पर हार्ड कॉपी के माध्यम से कोई एग्जाम होगा तब आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा भाषा विज्ञान के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा कीजिए। लेकिन जब भी आपका ये गूगल फॉर्म के माध्यम से एग्जाम होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यदि जैसे बोलियों पर हुए भाषा पहले टॉपिक में आपने देखा ना, सबसे ज्यादा प्रश्न बोलियों पर बनते हैं, तो वैसे ही सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे इस ध्वनि यंत्र। तो उसे जरा गौर से सुनिए, देखिए, पढ़िए। पहला वाक्य पढ़िएगा, ध्वनि उच्चारण या श्वास प्रक्रिया में सहायता पहुंचाने वाले शरीर अवयवों को ध्वनि यंत्र या वाग अवयव कहा जाता है। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है बेटा हमारा ये ध्वनि यंत्र। आज आप फील कर रहे होंगे कि कल की हमारी आवाज थोड़ी सी अच्छी थी, आज हमारी आवाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्यों? क्योंकि बोलते समय अभी भी हमारा ये जो वाकेंद्रिय है ना, जो देखिए आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, देखा है क्या अमिताभ बच्चन को? आपने नहीं देखा है तो आज बागवान देख लीजिएगा, सुंदर पिक्चर है, सुंदर।
बागवान फिल्म बहुत ही बढ़िया है, आप उसमें से अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को देखिएगा। अब देखिए, उससे अमिताभ बच्चन को नहीं देखना आपको, उनके गले में जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, उसे ध्वनि यंत्र कहते हैं। याद आ गया आपको? कल्पना कीजिए आपके आंखों के सामने एक संदूक की भांति उसके गले का उभरा हुआ हिस्सा आ गया होगा, या आपके घर में होगा कोई ऐसा व्यक्ति, या आपके पड़ोस में होगा, आपके समाज में होगा। नहीं है तो अपन सीधे चले जाते हैं अपने अमिताभ बच्चन के पास, कल्पना कीजिए पहुंच जाइएगा। तो जो गले का उभरा हुआ हिस्सा पुरुष का होता है ना, वही हिस्सा स्त्री का भी होता है, लेकिन पुरुष का हिस्सा वो उभरा हुआ होता है और स्त्री का जो हिस्सा होता है वो दबा हुआ होता है। दैट्स कॉल्ड ध्वनि यंत्र। उसे हम क्या कहते हैं? वाग अवयव। मतलब हम बोलने की जो हमारी प्रणाली है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। क्लियर हो गया पहला वाक्य आपको? ध्वनि उच्चारण या श्वास प्रक्रिया में सहायता पहुंचाने वाले शरीर अवयवों को ध्वनि यंत्र या वाग अवयव कहा जाता है। अब देखिए, सवाल आपको पूछा जा सकता है, ध्वनि उच्चारण या श्वास प्रक्रिया में सहायता पहुंचाने वाले शरीर अवयवों को कहा जाता है। फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ध्वनि यंत्र, कर्ण यंत्र या वाग यंत्र, अलग अलग प्रकार के आपको दिए जाएंगे। आपको याद रखना है कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। ध्वनि यंत्र उसका करेक्ट आंसर है, या वाग अवयव आता है, तो ये दो ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलते आगे कि मनुष्य के शरीर में स्थित इन वागेंद्रियों का कार्य श्वास प्रक्रिया तथा शरीर के अन्य व्यापार से रहता है। अब देखिए, जैसे ही श्वास प्रक्रिया की बात करते हैं और बोलने की बात करते हैं, तो कोविड-19 में हम बात करें खास तौर पर, तो बिगड़ जाता है ध्वनि यंत्र। मतलब सबसे पहले हमारा बिगड़ा था ध्वनि यंत्र जब हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हम पूछ रहे थे बार बार, कविता से पूछ रहे थे, बेटा क्या हमारी आवाज क्लियर है? सेकेंड लेक्चर्स में बच्ची से बात कर रहे थे, तभी हम उनसे कह रहे थे कि बेटा क्या आपको लगता है कि हम तोतले बोल रहे हैं? सर, फील होता है कि रियल में हम तोतले बोल रहे हैं। एक्चुअल में हमारी आवाज क्लियर होती है, लेकिन श्वास प्रक्रिया की जो स्थिति होती है वो अप डाउन होने के नाते, मतलब हमारा जो श्वास है, श्वास और प्रश्वास है, इन दोनों की फाइटिंग चलती है। देखिए होता क्या है, ध्वनि यंत्र ने क्या, तो जब भी मनुष्य बात करता है तो अभी भी वही चल रहा है, वही फाइट चल रही है अंदर अंदर, कि एक श्वास है, मतलब देखिए श्वास लेने में दिक्कत आती है। कोविड-19 का जो पेशेंट होता है उसे श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, जिस कारण उसकी आवाज वो जोर से बोल नहीं सकता है, ज्यादा बोल नहीं सकता है ना। जितना ज्यादा जोर से बोलेगा या जितने समय वह बोलेगा, उतना ही श्वास पर प्रेशर आएगा, और फिर प्रेशर आने के बाद उसे रिलैक्सेशन चाहिए, और यदि रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो ऐसे आदमी की हार्ट बीट्स रुक जाती है, थम जाती है, जिस कारण उसे फिर से एक बार आईसीयू में जाना पड़ता है। तो इस सभी कंडीशंस के साथ यदि हम श्वास प्रक्रिया को देखते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे ये जो कार्य है ध्वनि यंत्र का, कितना महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल सही समय पर हम लोग जागृत हो गए। इसके पूर्व शायद इस लेक्चर्स को बताते तो शायद ही हम श्वास प्रक्रिया की उस उच्छृंखलता को या उसके महत्व को नहीं समझते, लेकिन आई फील इट, आप भी हम फील कर रहे हैं कि श्वास का होना, शरीर में श्वास का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। ओके, क्लियर हो गया पहला वाक्य आपको सभी को? जी मैम। क्लियर तो हो रहा है सभी को? यस मैम। गुड। कानों का उपयोग मनुष्य सुनने के लिए करता है, मुंह का उपयोग भाषण के लिए और खाने के लिए करता है, नाक का उपयोग श्वास प्रश्वास के लिए करता है।
और जीभ का उपयोग पदार्थ की परख के लिए करता है और बोलने के लिए करता है। अब देखिएगा कि अब आप कहोगे कि मैडम आपने तो श्वास प्रक्रिया की बात कही, लेकिन आगे आगे तो ये तो बहुत सारे उपादान दिखाई दे रहे हैं जो बोलते समय में सभी को महत्वपूर्ण स्थान देना है। अरे यार, यदि कान नहीं होते तो हम सुन नहीं सकते, है ना, सुन नहीं सकते तो कौन क्या बोल रहा है ये समझ नहीं सकते, मतलब कान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुंह, मुंह का उपयोग अपन भाषण के लिए करते हैं। अब बोलते हैं अपन तो बोलने के लिए तो हमें मुंह का उपयोग करना ही होगा, और साथ में उसका प्रयोग खाने के लिए भी करते हैं। नासिका विवर, नासिका का तो बहुत ही इम्पोर्टेंस कार्य होता है, श्वास हमारी प्रश्वास को इकट्ठा करना है। दो चीजें निकलती है ना, वायु होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है ऑक्सीजन। अभी अभी हमने ऑक्सीजन लेवल की बात की कि जब कोविड-19 का पेशेंट होता है उसे ऑक्सीजन लेवल उसकी कम हो जाती है, उसे श्वास लेना दिक्कत आ जाती है, जब ज्यादा बोलता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस कारण श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है नासिका के माध्यम से वो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, बाकी सब बेकार है रियली में। मतलब यदि अपन थोड़ा कान से बहरे भी होते तो कोई दिक्कत नहीं, चलो थोड़ा बहुत सुन ही लेते, मशीन लगा सकते, लेकिन श्वास यदि रुक जाती है, श्वास यदि थम जाती है या हार्ट बीट यदि बढ़ जाती है ना तो दिक्कत आती है। तो अत्यंत इम्पोर्टेंट है हमारी नासिका विवर के माध्यम से या मुख विवर के माध्यम से निकलने वाला श्वास और प्रश्वास। जीवा तो पता ही है कि जीवा का उपयोग अपन पदार्थ की परख के लिए करते हैं, ये मीठा है या कड़वा है, ये तीखा है ना। पदार्थ की परख तो मतलब सबसे ज्यादा चटोरी कोई होगी तो केवल होती है जीवा हमारी। अच्छा अच्छा खाने को जी करता है ना, मुंह में पानी आ गया होगा, जैसे खाने की चीजें बताई ना, तो घर में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ ऊपर तली जा रही है और हमें यहाँ पे तला जा रहा है, तो जैसे ही खुशबू आना शुरू हो गया बस जीवा से लार टपकना शुरू हो गया। तो ये है पदार्थ की परख। और खास तौर पर यदि अपन ध्वनि यंत्र की बात करें तो ध्वनि यंत्र में ये बोलने के लिए अत्यंत सहायक होता है। कैसे? यदि हमने आपको बताया था, जहां तक हमें याद आ रहा है, छोटे से बच्चे का उदाहरण हमने आपको बताया था कि छोटा सा बच्चा होता है, उसके पापा घर के बाहर चारपाई बुन रहे हैं। चारपाई बुनते बुनते पापा अपने बेटे को कहते, बेटा जा अपने मम्मी से लस्सी लेके आ। पापा का कहना रस्सी होता है, बेटे का कहना रस्सी होता है, लेकिन बेटा बोलते समय लस्सी का उपयोग करता है, र की जगह पर ल का प्रयोग करता है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि उसके जीवा की अपरिपक्वता के कारण वह बच्चा तोतला बोलता है। ओके, कई ऐसे समाज में लोगों को आप देखे होंगे कि जो बोलते समय ना तोतले बोलते हैं, उसकी उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है उनका प्रोनाउंसिएशन क्लीन एंड नीट नहीं आता है, तो अपन समझने भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जो जीवा है उसकी जीवा, तब आप कहोगे कि मैडम ये तो बड़े हो जाते हैं फिर उनकी अपरिपक्वता कैसी? तो नहीं, तो उनकी जो जीवा है उनकी जीवा नुकीली नहीं होती। हम आपको एक चित्र बताएंगे उसके बाद में कि जीवा के कितने प्रकार होते हैं। जीवा को भी पच, मूल, मध्य इनके साथ बांटा जाता है। जीवा जितनी नुकीली होगी ना उतनी आवाज, उतना प्रोनाउंसिएशन आपका क्लीन होगा। कई लोगों का प्रोनाउंसिएशन आप लोग देखते होंगे कि बहुत सुंदर होता है, कई लोगों का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है भद्दा लगता है, कानों को अनसुना लगता है, नहीं यहाँ पर नहीं सुने ये तो बेटा। तो इस प्रकार से तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बेटा? यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। गुड गुड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि के उच्चारण में सहायक अंग होते हैं, और ये जो सहायक अंग होते हैं यह दो मार्ग के रूप में होते हैं। अब यदि आप और हम एक दूसरे के सामने होते ना तो हम आपको समझाते कि शरीर में हमारी श्वास नलिका एक होती है और दूसरी हमारी भोजन नलिका होती है। अब देखिए
श्वास नलिका से वायु हमारी, मतलब जब भी हम श्वास नलिका से, श्वास कहाँ से लेते हैं, नासिका से, है ना। तो श्वास नलिका, हम जब भी श्वास को अंदर लेते हैं तो ये जो श्वास नलिका की जो वायु है वो हमारे फेफड़ों तक जाती है, और फेफड़ों तक जाती है तो इसी के सहारे फिर वह मुंह तथा नाक के द्वारा बाहर निकलती है। वो उसका कार्य केवल फेफड़ों तक जाना है क्या, तो नहीं। तो वह जो श्वास नलिका की अंदर गई हुई वायु है, मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हम सुबह शाम जो श्वास ले रहे हैं ना, तो वो क्या करता है, वो हमारे फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों की पूरी गंदगी को निकालता है, और हमारी श्वास नलिका के माध्यम से पुनः बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है हमें समझ में भी नहीं आता, लेकिन ये कार्य निरंतर रूप से चलता है। और जब नहीं चलता है तो फिर हम आपको बता दें कि आपको कोविड पेशेंट के माध्यम से आपको अंदर लिया जाता है, और फिर जब भी ये जो फेफड़ों की गंदगी है, उस फेफड़ों की गंदगी को जब वो क्लीन करता है तो अपने आप बाहर निकल जाती है। अब वो उसका कार्य निरंतर चलता है, ये हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो कभी अपने शरीर की अंतर्गत रचना के बारे में जानते ही नहीं है। हमने कभी जाना ही नहीं कि हमारे शरीर के अंतर्गत श्वास नलिका भी होती है और भोजन नलिका भी होती है। अब देखिए, श्वास नलिका यदि आपको क्लियर हो गई हो, तो श्वास नलिका का कार्य यदि आपको क्लियर हो गया हो, तो अपन चलते भी भोजन नलिका की ओर। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? क्लियर हो गया? यस मैम। गुड गुड। यस मैम, हो गया क्लियर। ओके बेटा, ओके, गुड गुड। चलिए आप देखिए कि जब श्वास नलिका हमारी क्लियर हो गई है, श्वास नलिका का कार्य हमें समझ में आ गया है, तो अब भी चलते अपन भोजन नलिका में। अब देखिए, जितना कार्य हमारी श्वास नलिका का महत्वपूर्ण होता है ना, उतना ही कार्य हमारा भोजन नलिका का भी होता है। भोजन नलिका के दो सिरे होते हैं, मतलब एक होती है भोजन की नली और दूसरी पानी की। तो फिर ये भोजन नलिका भोजन एवं पानी को पेट तक पहुंचाने का कार्य करती है। देखिए, श्वास नलिका हमारी श्वास को, वायु को, मतलब हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। केवल फेफड़ों तक ले जाना उसका कार्य नहीं है, बल्कि उस फेफड़ों तक ले जाने के बाद उस फेफड़ों की गंदगी को साफ करना, फेफड़ों को पूरा क्लीन करना, यह उसका कार्य होता है। अब भोजन नलिका का कार्य क्या होगा कि जो भी अपन खाते हैं, चबाते 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 चले जाते हैं, और जब जल्दबाजी में, आप देखिएगा वो होता क्या है। अब जब भोजन नलिका भोजन एवं पानी को पेट तक पहुंचाती है, इसका कार्य भी ध्यान में रखिएगा। आपको सवाल ऐसा पूछा जाएगा, भोजन एवं पानी को पेट तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, कौन करती है? फिर आपको ऑप्शन दे जाएंगे श्वास नलिका, ऑप्शन दे जाएंगे भोजन नलिका, और सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जहां पर भोजन पानी आएगा, भोजन नलिका का नामकरण आपको कर देना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, इन्हीं दोनों नलिकाओं की सहायता से ध्वनि उच्चारण कार्य संपन्न होता है। हमने आपको अभी अभी कहा कि भोजन एवं पानी को पेट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन एक और भी हिस्सा होता है जो हमारे गले में होता है ना, जो फास्टली अपन खाना खाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा फास्टली खाते हैं। चलो हमारा लेक्चर है भाई, फटाफट फटाफट ब्रेकफास्ट करें और निकले यहाँ से, घर से बाहर निकले। अब जब ये हड़बड़ी में हम भोजन नलिका की जगह पर, भोजन नलिका के स्थान पर हमारी श्वास नलिका में जब वो अन्न के कुछ कण चले जाते हैं, तो हमें क्या होता है, जोर से हिचकी आती है, हिचकियां आना शुरू हो जाता है। और जो गले का उभरा हुआ हिस्सा है, तना हुआ हिस्सा, लाल वाला हिस्सा होता है, अंदर
आप देखोगे अभी लेक्चर के बाद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिएगा अपना खुद का, तो आपको यकीन हो जाइएगा कि निश्चित ही एक हमारे गले में एक छोटा सा लाल रंग का टुकड़ा होता है, वो तनकर खड़ा हो जाता है जब भोजन नलिका की जगह पर श्वास नलिका में वह अन्न चला जाता है। जब वो तनकर खड़ा हो जाता है तो भोजन नलिका का कार्य समाप्त हो जाता है वहां पर। फिर जोर जोर से हिचकियां आना शुरू हो जाता है और हम क्या सोचते हैं कि ठसका लागला, मला कोणीतरी आठवण काढली। कोई हमें याद नहीं करता है, बल्कि हम जल्दबाजी में इस प्रकार का खाना खाते हैं जिससे श्वास और अन्न इन दोनों का झगड़ा वहां पे चलता है, कशिश चलती कि मैं अंदर जाऊं या ये अंदर जाए, और इस प्रकार से हमें हिचकियां आना, जोर से ठसका लगना, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये कार्य होता है भोजन नलिका के माध्यम से और श्वास नलिका के माध्यम से। ये दो क्रियाएं आपको क्लियर हो गई बच्चा? आपको समझ में तो आ रहा है? हाँ, ये हो क्या रहा है, एक एक करके सब लोग चले जा रहे हैं, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? ये दो चीजें समझ में आ गई आपको? श्वास नलिका समझ में आई, भोजन नलिका समझ में आई। तो देखिए इन दोनों नलिकाओं की सहायता से ध्वनि उच्चारण का कार्य संपन्न होता है। आप देखिए हमने बता दिया, श्वास नलिका एक सिरा फेफड़ों से जुड़ा होता है तथा दूसरे सिरे पर स्वर यंत्र होता है, और स्वर यंत्र एक छोटे संदूक की भांति होता है। देखिए संदूक, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। ये अमिताभ बच्चन का हमने आपको बताया ना कि जो उभरा हुआ, गले का उभरा हुआ हिस्सा होता है। लेक्चर होने के बाद जरूर देखिएगा आप उन्हें, तो आपको यकीन हो जाइएगा कि ऐसा गले का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं। आपको सवाल पूछा जाएगा बेटा, गले के उभरे हुए हिस्से को क्या कहा जाता है? तो गले में कंठपीठक या तेंदुआ कहते हैं। क्लियर हो गया आप? हाँ, तो देखिए एक श्वास नली होती है, आपको बता दिया हमने कि एक श्वास नली होती है और एक भोजन नलिका होती है। तो श्वास नलिका का एक सिरा फेफड़ों से जुड़ा हुआ है ना, और दूसरा स्वर यंत्र पर होता है। हमने आपको बता दिया कि एक सिरा, श्वास नलिका का एक सिरा जो होता है वह हमारे फेफड़ों से जुड़ा है, और दूसरा जो सिरा है वह हमारे स्वर यंत्र से जुड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं यहाँ की, तो देखिए यहाँ पर कैसे हमारे स्वर यंत्र के साथ जुड़े हुए जो हिस्से हैं, इसे आकृति के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कराना चाहते हैं। गल की तासिका में हम ये पूरे जो है नोजल एक्टिविटी या नासिका विवर, दांत, ओष्ठ, इसका पूरा का पूरा चित्रण हम आपके सम्मुख करेंगे। क्लियर हो गए बेटा? आज की तासिका आपको समझ में आ गई? किसी को? यस मैम। हाँ, अभी आपकी बेटा, अब आप लोग कुछ कहना चाहते? यहाँ तक ही अपन रुकते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, डोंट वरी, डोंट माइंड। सिलेबस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है कि उन सभी वीडियो के माध्यम से आपने इनको, ये जो ध्वनि यंत्र है उसे इस प्रकार से उन्होंने किसी ने स्पष्ट किया होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से डीपली नहीं देख पाए। बस हमें लगा कि ये अच्छा है तो हमने उसे डाल दिया। तो आपको कुछ कहना है, अभी आपका मंच खुला है, आपके लिए है, आप लोग अभी बात कर सकते हो सभी लोग। हम बहुत अच्छे से समझ गए मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, गुड गुड। मंगला, सोनाली, उजाला, विद्या गायब हो गई शायद। जी मैम, बहुत अच्छे से समझा। वेरी गुड बेटा। चलिए अब अपन गल की तासिका में सुनेंगे नासिका विवर,
दांत। हाँ, और एक बात आपसे कहने वाला भूल गए कि जब भी आप लोग इनको देखोगे ना, नासिका विवर को, दांत को, तो यहाँ से निर्माण होने वाली जो ध्वनियां है उसे फटाफट लिख लो। ये मुझे ना इस पर डालते नहीं आ रहा है, गूगल क्लासरूम पर मैं डाल नहीं पा रही हूँ। तो आज यदि मैं उसे डाल पाती हूँ या बच्चों की सहायता से तो बेटर होगा, तो हम आपको डलवा देंगे, तो नोट्स भी आपके पास तैयार हो जाएगी बनी बनाए। ठीक है, तो आपके पास ये सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। आई विल फुल्ली ट्राई। हम आज ट्राई करते हैं तो आज आपको निश्चित मिल जाएगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि दांत के माध्यम से निकलने वाली ध्वनियां कौन सी है, ओष्ठ के माध्यम से निकल, ये तो आता 100% ओष्ठ के माध्यम से, प प ब ब, प वर्ग की ध्वनियां माने ओष्ठ की ध्वनि। कई बार वस्तु ध्वनियां पूछी जाती है। तो इस प्रकार आपको जहां पर भी समस्या आती है वहां पर सवाल करते रहिएगा, और इनके माध्यम से नासिका विवर से कौन से ध्वनि का निर्माण होता है ये भी आप लोग लिखते रहिए। यहाँ से ही ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, आपको ढेर सारे प्रश्न यहाँ पर, क्योंकि 21 है और 21 में से आपको कंठ, कटर, जैसे क का उच्चारण कहाँ पर होता है, फिर स्वर यंत्र से होता है, भोजन नलिका का कार्य, तो ये सारी चीजें आपको देखिए ये से समझाया है। तो ये आपको ये जीवा है आपकी, तो जीवा के नोक से कौन से शब्द का निर्माण होता है, जीवा के मूल से कौन से शब्द का निर्माण होता है, ये सारी चीजें आपकी देखिए ये बताया गया है। तो ऐसे शब्द आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, जहां पर दिया हुआ है उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं और इस प्रकार से आपका सिलेबस हम बहुत आसानी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हमारा 9:15 बजे की तासिका है, उस तासिका में मिलते हैं। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना केयर करें, अपने परिवार का केयर करें। किसी को कुछ कहना है बेटा तो आप लोग कह सकते हो। आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है, कुछ डिस्कस करना है, यू डिस्कस इट। नहीं मैम। ओके बेटा, ठीक है।